नमस्कार। आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं, इतिहास की जासूसी। पता लगाएंगे कि आखिर इतिहासकार करते क्या हैं, कैसे वो छोटे-छोटे सुराखों को जोड़कर प्राचीन भारत की पूरी कहानी हमारे सामने रख देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये हमें पता कैसे चलता है। मतलब तब ना तो कोई वीडियो कैमरे थे, ना अखबार, तो फिर कैसे? ये बिल्कुल एक बड़ी सी पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसमें हर एक टुकड़ा हमें कहानी के थोड़ा और करीब ले जाता है। और पता है, इतिहासकार ना बिल्कुल जासूसों की तरह ही काम करते हैं। वो हवा में बातें नहीं करते, वो तो पीछे छूटे हुए सुरागों पर भरोसा करते हैं ताकि अतीत की एक साफ तस्वीर बन सके। ये कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, बल्कि सबूतों की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल होती है। अब ये जो सुराग हैं, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो विदेशी यात्री यहां आए और उन्होंने जो देखा वो लिखा, और दूसरे वो सबूत जो हमारे अपने पूर्वजों ने पीछे छोड़े। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो भारत के तो नहीं थे, पर यहां आए और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इससे हमें एक बाहरी नजरिए से उस जमाने को देखने का मौका मिलता है। अगर हम प्राचीन काल को देखें तो ऐसे लोगों की तीन बड़ी लहरें भारत आई थी। सबसे पहले आए यूनानी और रोमन लेखक, उनके बाद आए चीनी यात्री जो खासतौर से बौद्ध धर्म को समझने आए थे, और फिर अरब के विद्वान भी आए। शुरुआती लेखों की बात करें तो वो यूनानी रोमन लोगों के हैं। हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, उन्होंने भी भारत के बारे में लिखा था। पर शायद सबसे मशहूर नाम है मेगास्थनीज का। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। इससे हमें उस वक्त के समाज और राजनीति की कमाल की झलक मिलती है। अब इन सारे यात्रियों में से एक नाम ऐसा है जो बहुत बहुत जरूरी है। वो हैं चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग। और उनकी भारत यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं थी, नहीं, ये एक मिशन था। जरा सोचकर देखिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल। ह्वेनसांग ने 15 साल भारत में गुजारे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, यहाँ के लोगों की जिंदगी को करीब से देखा, राजाओं से मिले, और सबसे बढ़कर वो यहाँ ज्ञान की खोज में आए थे। क्या जबरदस्त समर्पण रहा होगा, है ना? और उन्होंने जो यात्रा की उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया, सीयू की। ये किताब किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें उन्होंने सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा है। मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई से लेकर राजा हर्षवर्धन के दरबार की बातें तक। ये उस समय के भारत का एक जीता जागता स्नैपशॉट है। अच्छा, ह्वेनसांग के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। अल बिरूनी जैसे अरब विद्वान आए जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए, और उन्होंने भी यहाँ के बारे में बहुत गहराई से लिखा। तो जब हम इन सभी विदेशी वृत्तांतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो सदियों पुराने भारत की एक बहुत ही रिच पिक्चर सामने आती है। तो ये तो हुई लिखी हुई कहानियों की बात। अब चलते हैं उन सुरागों की तरफ जिन्हें हम असल में देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब वो चीजें जो हमारे पूर्वजों ने खुद पीछे छोड़ी थीं। पत्थर, धातु, मिट्टी, इन सब पर उकेरी गई कहानियां। और यहीं पर एंट्री होती है आर्कियोलॉजी की, यानी पुरातत्व की। इसका काम कुछ कुछ खोए हुए शहरों और दबे हुए खजानों को ढूंढने जैसा ही है। और भारत में सर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आखिर उन्होंने ही तो इस पूरे काम की नींव रखी थी। आर्कियोलॉजी की सबसे जरूरी खोजों में से एक है अभिलेख। इन्हें आप अतीत से आए सीधे मैसेज समझ सकते हैं। राजाओं ने और कभी-कभी आम लोगों ने भी इन्हें पत्थर या धातु पे खुदवाया, शायद ये सोचकर कि सदियों तक रहेंगे और उनकी कहानी सुनाएंगे। और हाँ, इन पुरानी लिखावटों को पढ़ने की भी एक पूरी साइंस है, जिसे कहते हैं एपिग्राफी, यानी पुरालेख शास्त्र। इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन लिपियों को डिकोड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन से राजा थे, कौन सी घटनाएं हुई थीं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, जैसे ये प्रसिद्ध प्रयाग स्तंभ लेख। ये हमें सीधे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की जीतों की कहानी सुनाता है। सोचिए, ये पत्थर पर उकेरी हुई उनकी अपनी आवाज है जो आज भी हम तक पहुंच रही है। एक और कमाल का उदाहरण है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगर ये नहीं होता तो कलिंग के राजा खारवेल के बारे में हमें शायद ही कुछ पता होता। तो देखा, हर एक अभिलेख उस बड़ी सी पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। अच्छा, पत्थरों के अलावा एक और छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल चीज है जो हमें अतीत की दास्तान सुनाती है, और वो है सिक्के। ये सिर्फ लेन देन के लिए नहीं थे,
नहीं, ये तो एक तरह के ऐलान होते थे। सिक्कों की पढ़ाई को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, और इससे बड़ी मजेदार बातें पता चलती हैं। जैसे सबसे पुराने सिक्कों पर तो बस कुछ निशान बने होते थे, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं। लिखने की शुरुआत तो यवन शासकों ने की थी। और सबसे कमाल की बात, समुद्रगुप्त का एक ऐसा सिक्का मिला है जिस पर वो वीणा बजा रहे हैं। सोचिए, एक इतना बड़ा सम्राट और संगीत का इतना शौकीन। ये जानकारी हमें एक सिक्के से मिली। तो अब हमारे पास दो तरह के सबूत हैं। एक तरफ बाहर से आए लोगों की लिखी हुई कहानियां, और दूसरी तरफ हमारे ही लोगों के छोड़े हुए सिक्के और अभिलेख। लेकिन असली काम, असली जादू तो तब शुरू होता है जब इतिहासकार इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ हम इन दोनों दुनियाओं को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ मेगास्थनीज का नजरिया है और दूसरी तरफ एक भारतीय राजा के अपने शब्द पत्थर पर खुदे हुए। अकेली कोई भी एक चीज हमें पूरी कहानी नहीं बता सकती। इतिहासकार का असली काम ही यही है, क्रॉस चेक करना। वो देखते हैं कि क्या मेगास्थनीज ने समाज के बारे में जो लिखा वो उस जमाने के सिक्कों और अभिलेखों से मैच करता है। जब बाहर वाले का लिखा और अंदर के सबूत दोनों एक ही कहानी सुनाते हैं, तब जाकर इतिहासकार को यकीन होता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। तो मतलब साफ है, इतिहास पढ़ना सिर्फ तारीखें और नाम रटना नहीं है। ये तो अतीत के साथ एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है, जहाँ हर नई खोज, हर नया सुराग कहानी को थोड़ा और साफ, थोड़ा और रोशन कर देता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, आज से 1000 साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे इस जमाने को समझने की कोशिश करेंगे तो वो किन सुरागों का इस्तेमाल करेंगे? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारी आज की इमारतें, हमारी कहानियां, वो इन सब से हमारे बारे पे क्या अंदाजा लगाएंगे? सोचने वाली बात है ना?